नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लक्ष्य स्टडी ग्रुप चैनल पर हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। जैसे कि हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक के साइंस का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें आज हम क्लास 7 के चैप्टर जंतुओं और पादपों में परिवहन के बारे में अध्ययन करेंगे। और जितना भी यहाँ से फैक्ट होगा वो आपको हम सारे क्लियर करेंगे। तो इसीलिए जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं अच्छे से देखें, क्योंकि एनसीईआरटी जो बुक है इससे हूबहू क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में पूछता है। जैसे अभी बीएससी टीआरई 4 की वैकेंसी आने वाली है, उसमें यह बुक जो है रामबाण की तरह काम करेगा। इसलिए इस वीडियो को अच्छा ढंग से देखें और समझें। तो आइए शुरू करते हैं। तो कह रहा है कि शरीर के जरूरी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना ही परिवहन कहलाता है। क्वेश्चन पूछता है कि हमारे शरीर में परिवहन कैसे होता है। तो परिवहन का मतलब होता है कि हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे वस्तुएं ज़रूरत है जो एक जगह से दूसरे जगह जाता है, उसी को परिवहन कहते हैं। जैसे हम लोग भोजन करते हैं तो भोजन मुख से ग्रासनी होते हुए आहार नाल होते हुए हमारे पेट में पहुंचता है, तो इसी को परिवहन कहते हैं। तथा इस पूरे प्रक्रिया को परिसंचरण तंत्र कहते हैं। मतलब हमारे शरीर के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जरूरी वस्तु को ले जाना परिवहन कहते हैं, तथा इस पूरे सिस्टम को, इस पूरे प्रक्रिया को परिसंचरण तंत्र कहते हैं। फिर आगे कह रहा है, आगे हम लोग जानते हैं। तो आगे फेफड़ा के बारे में बताया गया है। फेफड़ा के बारे में बताया गया है। फेफड़ा क्या है, फुफ्फुस धमनी क्या है, धमनी क्या है, कोशिकाएं क्या है, फुफ्फुस शिरा क्या है, शिरा क्या है, परिसंचरण तंत्र की ये डायग्राम बताया गया है। अब आगे हम लोग आते हैं फैक्ट। इसके बाद देखिए आपका ये है मानव का हृदय का चित्र है, जिसमें मानव के हृदय के चित्र में आपको यहाँ दिखाया गया है कि महाधमनी है यहाँ, इसके बाद महाशिरा है। जैसे 4 चैम्बर होता है, एक 2 गो आलिंद होता है और 2 गो निलय होता है। तो बायां आलिंद और बायां आलिंद और दायां आलिंद इधर हो गया, और दायां निलय और बायां निलय नीचे हो गया। तो दायां आलिंद और बायां आलिंद और दायां निलय और बायां निलय, ये 4 चैम्बर होते हैं। मनुष्य के अंदर कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर, 2 आलिंद और 2 निलय। आलिंद ऊपर वाला को बोलते हैं और निलय नीचे वाला को बोलते हैं। इसी प्रकार से हमारे शरीर में जो ब्लड है परिवहन करता है। फुफ्फुस, यहाँ फुफ्फुस धमनी है। अब बारी बारी से हम लोग ये सब चीज़ के बारे में जानेंगे, फैक्ट के बारे में, क्या क्या इसका फैक्ट है, इसका क्या क्या काम होता है, सब के बारे में। तो सबसे पहले रक्त जो है दायां आलिंद में पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है? दायां आलिंद में। और पूरा त्रिकस्पिक वाल्व, मतलब त्रिकस्पिक वाल्व कहने का मतलब त्रिकस्पिक कपाट होता है, वाल्व होता है, उसके सहारे दाएं निलय में और फिर फुफ्फुस धमनी द्वारा दोनों फेफड़े में पहुंचता है। मतलब सबसे पहले पूछेगा कि ब्लड कहाँ पहुंचता है, तो सबसे पहले ब्लड जो है दायां आलिंद में पहुंचता है, और त्रिकस्पिक जो बल्ब होता है उसके सहारे दायां निलय में जाता है, और दायां निलय के बाद फुफ्फुस धमनी के द्वारा हमारे फेफड़े में पहुंचता है रक्त। यहाँ तक समझ गए होंगे। अब आगे आइए। तो आगे आपको कह रहा है कि जहाँ पर एल्वियोली के द्वारा गैसों का विनिमय हो सकता है। पूछेगा कि गैसों का विनिमय मतलब एक स्थान से दूसरे जगह जो गैस पहुंचता है तो किसके माध्यम से पहुंचता है?
एल्वियोली के माध्यम से पहुंचता है। फिर है रक्त शुद्ध रूप में बायां अलिंद में पुनः द्विकपाटी बल्ब जो होता है, द्विकपाटी बल्ब से बायां निलय में आता है। मतलब जब रक्त शुद्ध हो जाता है तो बायां अलिंद से बायां निलय में प्रवेश करता है। मतलब ब्लड जैसे शुद्ध फेफड़ा में गया और फेफड़ा के बाद जो धमनियाँ था तो उससे शुद्ध होने के बाद बायां अलिंद से बायां निलय में प्रवेश किया। फिर महाधमनी के द्वारा, महाधमनी से होते हुए रक्त जो है संपूर्ण शरीर में चला जाता है। तो पूछेगा कि ब्लड शुद्ध होने के बाद हमारे संपूर्ण शरीर में रक्त कैसे पहुंचता है? तो महाधमनी से होते हुए रक्त जो है संपूर्ण शरीर में पहुंच जाता है। जहां रक्त कोशिका में श्वसन क्रिया के बाद अशुद्ध रक्त जो CO2 युक्त है, मतलब अशुद्ध रक्त जिसमें CO2 है, रक्त कोशिका से होते हुए शिरा में प्रवेश करता है। कहाँ प्रवेश करता है? शिरा में प्रवेश करता है। मतलब रक्त कोशिका में श्वसन क्रिया के बाद अशुद्ध रक्त जो है रक्त कोशिका से होते हुए कहाँ पहुँचता है? शिरा में पहुँचता है। फिर इसके बाद है शिरा में पहुँचने के बाद जो वृक्क कहने का मतलब किडनी, मानव शरीर में 2 गो किडनी होता है, एक दायां और एक बायां, 2 गो किडनी होता है। जो वृक्क में प्रासरण ओस्मोसिस विधि द्वारा छनता है। मतलब जो किडनी हमारा उस ब्लड को, रक्त को छानने का काम करता है। तो किडनी का काम क्या होता है? ओस्मोसिस विधि द्वारा ब्लड को छानने का काम करता है और छानकर शिरा से होते हुए महाशिरा में आता है। मतलब जब किडनी ब्लड को ओस्मोसिस विधि द्वारा छान देता है तो शिरा से होते हुए महाशिरा तक आता है और महाशिरा के आने के बाद पुनः दाएं आलिंद में प्रवेश करता है। कहाँ प्रवेश करता है? दाएं आलिंद में प्रवेश करता है। तो पूछेगा कि किडनी का काम क्या होता है? तो किडनी का काम होता है ब्लड को छानना और वह शिरा से होते हुए महाशिरा में आता है और पुनः दायां आलिंद में आता है। फिर देखिए आगे है, यह क्रिया लगातार होते रहती है किडनी के द्वारा। यह क्रिया जो है लगातार होते रहती है। मतलब किडनी के द्वारा रक्त को शुद्ध किया जाता है, फिर उसके बाद महाशिरा में आता है, फिर दायां आलिंद में आता है, फिर यह क्रिया जो है लगातार चलते रहती है। फिर आगे है कि फेफड़े द्वारा हृदय को कोरोनरी धमनी के माध्यम से रक्त पहुंचाया जाता है। मतलब फेफड़े द्वारा जो हमारे संपूर्ण हृदय जो है, तो हृदय तक ब्लड जो है फेफड़े द्वारा हृदय को कोरोनरी धमनी द्वारा, मतलब कोरोनरी धमनी के द्वारा हृदय को रक्त पहुंचाया जाता है। कोरोनरी धमनी के द्वारा हृदय को क्या पहुंचाया जाता है? रक्त पहुंचाया जाता है। फिर है इसके बाद कि इस धमनी में अवरोध के कारण हृदयघात हो जाता है। हृदयघात कहने का मतलब है कि हार्ट अटैक की जो घटना घटती है, तो हार्ट अटैक की घटना घटने के कारण है कि धमनी में अवरोध, मतलब धमनी में कुछ अवरोध हो जाते हैं और जिसके वजह से ब्लड जो है एक जगह से दूसरे जगह आसानी से नहीं जा पाता है, जिसके वजह से हार्ट अटैक आने का चांस बढ़ जाता है, जिससे मनुष्य का मृत्यु भी हो जाता है। तो ये जो था हमारे संपूर्ण शरीर में ब्लड सर्कुलेशन, जो ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के क्रिया विधि था। तो आप लोग को सबको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे परिसंचरण तंत्र में भाग लेने वाले प्रमुख पदार्थ कौन कौन जो हैं परिसंचरण तंत्र में भाग लेते हैं, उनके बारे में हम लोग अब पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं ब्लड के बारे में। किसके बारे में? ब्लड के बारे में। तो ब्लड जो है एक प्रकार के तरल संयोजी उत्तक है। पूछेगा कि रक्त कैसा उत्तक है? तो तरल संयोजी उत्तक है जो पोषक तत्व
एवं हार्मोन का परिवहन करता है। मतलब ब्लड जो है हमारे शरीर में पोषक तत्व और हार्मोन का भी परिवहन करता है। और ब्लड जो होता है एक प्रकार के तरल संयोजी ऊतक है। रक्त एक तरल से बना है। रक्त किससे बना होता है? तरल से बना होता है, जिसे प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। जैसे पहले जानिए, जैसे रक्त जो होता है उसका दो भाग होता है, एक होता है तरल भाग और एक होता है ठोस भाग। तो तरल भाग जो होता है वह उसको प्लाज्मा कहते हैं, और ठोस भाग में 3 भाग आता है, जिसमें एक आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है और प्लेटलेट होता है। तो अभी हम लोग प्लाज्मा के बारे में जानेंगे। तो रक्त का 55% जो है प्लाज्मा होता है। रक्त का कितना परसेंट प्लाज्मा होता है? 55% जो है प्लाज्मा होता है। और प्लाज्मा में 90% जल होता है। प्लाज्मा में कितना परसेंट जल होता है? 90% जल होता है। तो आगे देखिए और क्या क्या फैक्ट लिखा हुआ है। अब है कि रक्त एक तरल से बना होता है, जिसे क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। लाल रक्त कणिका हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। पूछेगा कि हमारे ब्लड जो है किसके कारण लाल होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन के कारण जो है रक्त जो है लाल होता है। जैसे तिलचट्टा जो है उसके अंदर हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, जिसके कारण उसका जो ब्लड है वह सफ़ेद होता है। लेकिन मानव शरीर में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसके कारण ब्लड जो है वह लाल होता है। फिर आगे है कि श्वेत रक्त जो रोगों से लड़ने में सहायता करता है। रोगों से लड़ने में सहायता करता है मतलब डब्ल्यूबीसी की बात कर रहा है। तो डब्ल्यूबीसी जो है वाइट ब्लड सेल जो है वह जो है हमें रोगों से लड़ने में सहायता करता है। मतलब कोई भी बीमारी हमारे शरीर में अटैक करने वाला होता है तो उससे लड़ने में सहायता कौन करता है? डब्ल्यूबीसी करता है। यह जो होता है फिर आगे है कि यह हीमोसिल के कारण सफ़ेद होता है। मतलब पूछेगा कि डब्ल्यूबीसी का रंग सफ़ेद क्यों होता है? तो हीमोसिल के कारण। किसके कारण? हीमोसिल के कारण जो है इसका रंग जो है सफ़ेद होता है। इसका आकार निश्चित नहीं होता है। डब्ल्यूबीसी का जो आकार है वो निश्चित नहीं होता है। और डब्ल्यूबीसी का जीवन काल जो है 3 से 4 दिन होता है। और पल पल में यह बदलते रहता है। पल पल में बदलते रहता है। लेकिन आरबीसी के बारे में और जानिए तो आरबीसी का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। और आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। आरबीसी का जीवन काल कितना दिन होता है? 120 दिन होता है। और आरबीसी के द्वारा ही हमारे संपूर्ण शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करवाया जाता है। मतलब शरीर के प्रत्येक अंग तक ऑक्सीजन को जो ले जाने में काम करता है वह कौन करता है? आरबीसी करता है। तो आरबीसी हो गया और डब्ल्यूबीसी हो गया। अब इसके बाद हम लोग रक्त प्लेटलेट के बारे में जानेंगे। तो रक्त प्लेटलेट थक्का जमाने में मदद करता है। तो पूछेगा कि प्लेटलेट का काम क्या है? तो प्लेटलेट का जो काम होता है हमारे शरीर में ब्लड का थक्का जमाने में वह काम करता है। कौन? प्लेटलेट्स। लेकिन विटामिन कौन सा होता है? तो विटामिन के होता है, जो हमारे शरीर में ब्लड को जमाने में मदद करता है। फिर आगे आते हैं। आगे देखिए तो देखिए आगे कह रहा है यहाँ पे कि आरबीसी का जीवन काल कितना दिन है? अभी बताएं आपको 110 से 120 दिन। ऐसे मिनिमम 120 दिन देता है। और डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना दिन होता है? 8 से 10 दिन होता है। रक्त का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। अब आगे आइए। अब आगे है रक्त वाहिनी। अब रक्त वाहिनी रक्त कैसे परिवहन होता है इसके बारे में हम लोग अब जानेंगे। तो रक्त वाहिनी में है एक धमनी। धमनी जो है वह शुद्ध रक्त एवं शिरा जो है अशुद्ध रक्त का परिवहन करता है। धमनी और जो शिरा है, तो धमनी जो है शुद्ध रक्त का परिवहन करता है और शिरा जो है अशुद्ध रक्त का परिवहन करता है। लेकिन फुफ्फुस धमनी अशुद्ध रक्त। जब धमनी बोलेगा तो शुद्ध रक्त, लेकिन फुफ्फुस धमनी बोलेगा तो अशुद्ध रक्त। फुफ्फुस धमनी बोलेगा तो अशुद्ध रक्त, लेकिन फुफ्फुस शिरा बोलेगा तो शुद्ध रक्त का परिवहन करता है। तो याद रखिएगा कि धमनी के द्वारा शुद्ध रक्त का परिवहन होता है
और शिरा के द्वारा अशुद्ध रक्त का परिवहन होता है। लेकिन फुफ्फुस धमनी बोल देगा तो अशुद्ध रक्त और फुफ्फुस शिरा बोल देगा तो शुद्ध रक्त का परिवहन करता है। धमनी का व्यास कम, धमनी का जो व्यास होता है वह कम होता है, धमनी का व्यास कम होता है एवं मजबूत। धमनी का व्यास कम एवं कैसा होता है? मजबूत होता है। लेकिन शिरा का व्यास ज़्यादा, शिरा का व्यास क्या होता है? ज़्यादा होता है और कमज़ोर होता है। मतलब धमनी का व्यास जो है कम होता है लेकिन यह मजबूत होता है, लेकिन शिरा का व्यास ज़्यादा होता है और यह कमज़ोर होता है। शिरा में कम प्रेशर के कारण बल्ब लगा रहता है। मतलब शिरा में जो कम प्रेशर रहता है जिसके कारण बल्ब को लगा देते हैं शिरा में, लेकिन धमनी में कोई बल्ब नहीं लगा रहता है। धमनी में कोई बल्ब नहीं लगा रहता है। शिरा में बल्ब लगा रहता है लेकिन धमनी में बल्ब नहीं लगा रहता है। फिर इसके बाद है कि नाड़ी पल्स, मतलब हम लोग जो नाड़ी को चेक करते हैं कि यहाँ ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है नहीं, तो उसी को बोलते हैं पल्स। स्पंदन धमनी से व इंजेक्शन समानता शिरा में बदल दिया जाता है। मतलब नाड़ी स्पंदन धमनी से एवं इंजेक्शन समानता शिरा में बदल दिया जाता है। फिर इसके बाद हम लोग जानते हैं हृदय स्पंद के बारे में। तो हृदय स्पंद क्या होता है समझिए। तो हृदय का संकुचन और शिथिलन का सम्मिलित रूप ही हृदय स्पंदन कहलाता है। जिसको कहते हैं ना, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, जिसको हम लोग कहते हैं हार्ड वेस्ट जो कहते हैं, तो उसी के बारे में है कि हृदय का संकुचन और शिथिलन जो हो का सम्मिलित रूप को ही हृदय स्पंदन कहते हैं। इसे स्टेथोस्कोप नामक यंत्र से मापते हैं। मतलब जो ब्लड प्रेशर है उसको जो मापने का काम करते हैं वह स्टेथोस्कोप से करते हैं, जिसको आपको पता होगा कि 120/80 होता है। 120 बाई कितना होता है? 80 होता है। एगो होता है सिस्टोलिक और एक होता है डायस्टोलिक। तो सिस्टोलिक होता है 120 और डायस्टोलिक कितना होता है? 80। मतलब 120/80 रहता है तो ये नॉर्मल है। लेकिन जैसे ही आगे मतलब बढ़ जाता है दोनों में से कोई या कम जाता है तो ब्लड प्रेशर या बीपी बढ़ जाता है। इसको मापते हैं हम लोग स्टेथोस्कोप नामक यंत्र से। यह प्रवर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। किसके सिद्धांत पर काम करता है? प्रवर्तन के सिद्धांत पर काम करता है, क्योंकि टकरा कर वापस आता है। तो जब हम पता चलता है कि ब्लड प्रेशर हाई है कि कितना है। आपको समझ में आ गया होगा हृदय स्पंदन। अब आगे आते हैं हम लोग। अब है उत्सर्जन के बारे में जानेंगे। क्या होता है उत्सर्जन? विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट को शरीर से बाहर निकालना ही उत्सर्जन कहलाता है। जैसे हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे ऐसे अपशिष्ट पदार्थ हैं जिसको शरीर से बाहर ही निकाल देना क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। अब देखिए उत्सर्जन जो है हमारे शरीर के में कौन कौन सा है और किसके किसके द्वारा निकाला जाता है। तो मानव के द्वारा उत्सर्जित पदार्थ क्या है? यूरिया। मानव के द्वारा उत्सर्जित पदार्थ क्या है? यूरिया है। यूरिया जो है जैसे अभी हम लोग किडनी के बारे में पढ़ें तो किडनी आपको बताएं कि किडनी का मुख्य रूप से काम होता है ब्लड को छानना, और दूसरा है यूरिया का निर्माण। जो यूरिया जो है उसका जो निर्माण होता है तो वो मानव के द्वारा किसका उत्सर्जित पदार्थ क्या है? यूरिया है। पक्षी का जो उत्सर्जित पदार्थ क्या है? यूरिक अम्ल है। पक्षी का उत्सर्जित पदार्थ क्या है? यूरिक अम्ल है। और सरीसृप का उत्सर्जित पदार्थ क्या है? यूरिक अम्ल है। और मछली का उत्सर्जित पदार्थ क्या है? अमोनिया है। मछली का उत्सर्जित पदार्थ क्या है? अमोनिया है। सरीसृप का उत्सर्जित पदार्थ क्या है? यूरिक अम्ल है। और पक्षी का उत्सर्जित पदार्थ क्या है? यूरिक अम्ल है। और मानव का उत्सर्जित पदार्थ क्या है? यूरिया है। तो इसी को बोलते हैं उत्सर्जन तंत्र, जो हमारे शरीर में उत्सर्जित पदार्थ है। जैसे त्वचा भी है, तो त्वचा के द्वारा पसीना बाहर होता है, तो ये एक प्रकार के उत्सर्जित पदार्थ है। हमारे नाक के द्वारा, नाक में जो भी गंदगी होता है उसके द्वारा बाहर होता है, वो भी हमारा उत्सर्जित पदार्थ है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखिए मानव में उत्सर्जन, तो मानव में उत्सर्जन के बारे में पढ़ेंगे। तो मानव में उत्सर्जन अंग क्या होता है? विकृत है, किडनी है। अभी बताएं आपको कि मानव में मुख्य रूप से उत्सर्जन अंग जो है वह किडनी है। कौन है? किडनी है। किडनी प्रासरण मतलब ओस्मोसिस द्वारा रक्त का शुद्धिकरण करते हैं। पिछले आपको बताएं कि किडनी का काम जो होता है
ओस्मोसिस द्वारा रक्त का शुद्धिकरण करता है। और कृत्रिम विकृत रक्त का शुद्धिकरण अपोहन डायलिसिस कहलाता है। जैसे आपको ही पता है कि जो किडनी जिसका भी जैसे 2 किडनी होता है, एक किडनी खराब हो जाता है तो एक किडनी पर भी आदमी जिंदा रह सकता है, लेकिन उसको डायलिसिस डेली करवाना पड़ता है, जिसको कृत्रिम डायलिसिस कहते हैं। तो यही कह रहा है कि कृत्रिम वृक्क से रक्त का शुद्धिकरण डायलिसिस कहलाता है। क्या कहलाता है? डायलिसिस कहलाता है। इसमें पुनः अवशोषण की क्रिया होती है। किसकी क्रिया होती है? अवशोषण की क्रिया होती है। और 24 घंटा में 1 से 1.8 लीटर मूत्र का निर्माण होता है। पूछेगा कि मानव शरीर में 1 घंटा में कितना लीटर मूत्र का निर्माण होता है? तो 1 से 1.8 लीटर मूत्र का निर्माण होता है। ठीक है। एक जोड़ा विकृत होता है। पूछेगा कि कितना जोड़ा विकृत होता है? तो 1 जोड़ा, मतलब 2 गो विकृत होता है और 2 गो मूत्रवाहिनी होता है, और 1 मूत्राशय होता है और 1 मूत्र मार्ग होता है। देखिए हम बना देते हैं छोटे सा किडनी। ये जो है आपको किडनी है, एक किडनी है। तो यहाँ से ये दोनों जो है इसको मूत्रवाहिनी कहते हैं, और यहाँ पर ही मूत्राशय होता है और यहाँ पर ही मूत्र मार्ग होता है। यही 2 गो किडनी हो गया, 2 गो मूत्रवाहिनी हो गया, 1 मूत्राशय हो गया और 1 मूत्र मार्ग हो गया। अब देखिए मानव मूत्र में कितना % जल होता है? तो मानव मूत्र में 95% जल होता है और 2.5% यूरिया होता है और 2.5% अनअवशिष्ट पदार्थ होते हैं। तो पूछेगा कि मानव मूत्र में कितना % जल होता है? तो मानव मूत्र में 95% जल होता है और 2.5 यूरिया होता है और 2.5% अनअवशिष्ट पदार्थ होते हैं। फिर इसके बाद आगे आते हैं हम लोग। तो कह रहा है कि मानव मूत्र में पसीना का सफ़ेद धब्बे, जैसे पसीना जो निकलता है, तो पसीना आप निकलता है तो देखे होंगे कि सफ़ेद वाइट उजला उजला रहता है। तो उस उजला उजला रहने का कारण है कि लवण की उपस्थिति रहता है। क्या वो उसमें रहता है मिला हुआ? लवण की उपस्थिति के कारण जो है वो जो है वह सफ़ेद नज़र आता है। कभी कभी आप देखे होंगे कि पसीना के दिनों में पसीना जब मुंह में चला जाता है तो मतलब नमछाइन टाइप का लगता है। तो वही कह रहा है कि पसीना का सफ़ेद धब्बे लवण की उपस्थिति के कारण होता है। फिर आगे क्या है कि मूत्र त्यागने पर नियंत्रण तंत्रिका तंत्र और मूत्राशय के पेशियां द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? पेशियां के द्वारा होता है। तो आपको देखिए यही आपका किडनी का फिगर है। तो देखिए 2 गो किडनी आपको हो गया, इसी को बोलते हैं मूत्रवाहिनी। तो 2 गो है ना मूत्रवाहिनी, 1 जोड़ा है ना। फिर एक बाद इसको बोलते हैं मूत्राशय, और ये हो गया हमारा मूत्र मार्ग। क्या हो गया? मूत्र मार्ग हो गया। यही आपका किडनी है। इधर वाला थोड़ा सा नीचे होता है, इधर वाला थोड़ा सा नीचे होता है और इधर थोड़ा सा ऊपरे होता है। और किडनी क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर ही अमाशय होता है। यहाँ पर ही क्या होता है? अमाशय। तो इसको थोड़ा सा ढकेले हुए रहता है, इसलिए नीचे रहता है, ये ऊपर रहता है। ठीक है। और किडनी के जो बाहर वाला भाग होता है उसको कोर्टेक्स कहते हैं। इसको जो कहते हैं कोर्टेक्स कहते हैं। और जो अंदर वाला भाग होता है इसको अंदर वाला जो भाग इसको मेंडुला कहते हैं। क्या कहते हैं? मेंडुला कहते हैं इसको। फिर ये जो बाहर होता है ये अवतल होता है और ये अंदर जो होता है उत्तल होता है। इतना सारा बात आप किडनी से याद रखिएगा। अब आगे आप लोग आते हैं आगे। तो देखिए आगे है कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें को देख लेते हैं हम लोग। तो कह रहा है कि पादपों में अवशिष्ट पुराने जाइलम पैरेन्काइमा एवं रितिका द्वारा होता है। पैरेन्काइमा एवं किसके द्वारा होता है? रितिका द्वारा। मतलब पादप में, पेड़ पौधों में भी जो भी अवशिष्ट पदार्थ है वो जाइलम और पैरेन्काइमा एवं रितिका द्वारा होता है। प्लाज्मा CO2, प्लाज्मा जो है CO2 एवं अवशिष्ट का परिवहन करता है। पूछेगा कि प्लाज्मा किसका परिवहन करता है, मतलब किसको अवशिष्ट पदार्थ को निकालता है? तो CO2 और अवशिष्ट पदार्थ, जो भी अवशिष्ट पदार्थ है उसका परिवहन करता है। लसिका पचित भोजन का परिवहन करता है। लसिका किसका परिवहन करता है? पचित भोजन का परिवहन करता है। और रक्तचाप स्फेग्नोमैनोमीटर से मापा जाता है। रक्तचाप को किसके द्वारा मापा जाता है? स्फेग्नोमैग्नोमीटर के द्वारा मापा जाता है। फिर मानव हृदय का 1 मिनट में 10 से 80 तक लिया जाता है। मतलब 1 मिनट में कितना बार? 10 से, जैसे आपको पता होगा
कि हृदय जो धड़कन है 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। कितना बार धड़कता है? 72 बार धड़कता है। अब देखिए हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव का, एनसीईआरटी का, जो आपको लिए फायदेमंद होगा। चलिए आते हैं हम लोग पहला 9 नंबर क्वेश्चन। तो 9 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि पादपों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो पादपों में जल का परिवहन जाइलम के द्वारा। आपको ही पढ़े होंगे पादप में कि पेड़ पौधे में जल जो ले जाने का काम जाइलम करता है और खाद्य पदार्थ जो ले जाने का काम फ्लोएम करता है। जाइलम जो होता है, जाइलम और फ्लोएम को संवहन ऊतक कहते हैं। जाइलम जो होता है एक दिशीय होता है और फ्लोएम जो होता है 2 दिशीय होता है। जाइलम जो होता है मृत होता है और फ्लोएम जो होता है जीवित होता है। इतना सारा बात आपको जाइलम और फ्लोएम से याद रखना है। फिर आगे क्या है कि मूलों द्वारा जल की अवशोषण की दर को बढ़ाया जा सकता है। उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें जो हम लोग कहते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं क्या? उन्हें कहते हैं भरपूर मिट्टी के नीचे रखकर। उसको क्या कहते हैं? भुरभुरा मिट्टी के नीचे रखकर। मतलब मूलों द्वारा जल के अवशोषण की दर को बढ़ाया जाता है। उन्हें क्या कहते हैं? भरभूरा मिट्टी के नीचे रखकर। भरभूरा मिट्टी के नीचे रखकर। अब 11 नंबर क्वेश्चन आते हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो 11 नंबर क्वेश्चन आपको कह रहा है कि पसीने में मुक्ता जल के साथ होते हैं क्या? तो बाबू पसीने में हम मुक्ता जल के साथ क्या होते हैं? लवण होते हैं और अवशिष्ट पदार्थ होते हैं। मतलब बी और सी दोनों होते हैं। बी और सी दोनों होते हैं। हीमोग्लोबिन कौन सी कोशिका में पाया जाता है? तो आरबीसी में। अभी बताया आपको कि हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? आरबीसी में, रेड ब्लड सेल में पाया जाता है। रेड ब्लड सेल में पाया जाता है। आगे आइए 13 नंबर क्वेश्चन। तो 13 नंबर क्वेश्चन क्या करता है? कह रहा है हृदय से रक्त का शरीर के किसी अंगों में परिवहन किसके द्वारा होता है? तो किसके द्वारा होता है? तो अभी हम लोग पढ़ें किसके द्वारा होता है? धमनी के द्वारा। किसके द्वारा? धमनी के द्वारा। मतलब हृदय से रक्त का शरीर के सभी अंगों तक कौन पहुंचाता है? धमनी। फिर अगला है 14 नंबर क्वेश्चन कि जल का अवशोषण कौन करता है? तो जल का जो अवशोषण है कौन करता है? मूल रोम करता है। मतलब जो जड़ होता है वही जल का अवशोषण करता है। मछली में अपशिष्ट पदार्थ के रूप में कौन सा पदार्थ रहता है? तो अभी हम लोग पढ़े थे मछली में अपशिष्ट पदार्थ के रूप में कौन सा पदार्थ रहता है? अमोनिया रहता है। कौन रहता है? अमोनिया रहता है। तो आप लोग को ये समझ में आ गया होगा जंतुओं और पादपों में परिवहन। तो आपको कैसा वीडियो लगा कमेंट करके बताइएगा, और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।